बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगे हमजा शफीक। अहम खबर से आगाज करेंगे। इलेक्शन के ऐलान के बाद नई सियासी सफबंदियां होने लगी। सिंध में मुमकिना इत्तेहाद पर बातचीत के लिए MQM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। बशीर मेमन की क़यादत में मुस्लिम लीग नून सिंध का वफ्द भी मुलाकात में शरीक। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल हैं। जबकि आपको बताएं कि इलेक्शन के ऐलान के बाद नई सियासी सफबंदियां होने लगी हैं। सिंध में मुमकिन इत्तेहाद पर बातचीत के लिए MQM के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बशीर मेमन की क़यादत में मुस्लिम लीग नून सिंध का वफ्द भी मुलाकात में शरीक। MQM के वफ्द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर शामिल हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे वासिफ महमूद से। वासिफ, बताइएगा जो मुलाकात है इसमें कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस लाए गए और अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, इस मुलाकात के अंदर टॉप ऑफ एजेंडा तो सिंध और खुसूसन कराची के अंदर इंतखाबी इत्तेहाद है, और जिसमें इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से MQM का 3 रुकनी वफ्द बातचीत कर रहा है। इस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर आम रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज से शामिल है। जबकि MQM से डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल इसके अंदर मौजूद है। आज की मुलाकात के अंदर बुनियादी एजेंडा तो इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। उसमें अब ये दूसरे ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं कि अगर इत्तेहाद होता है MQM से तो उस सूरत में इस बात को आगे बढ़ाया जाए। आज किसी बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कान नहीं है, क्योंकि ये इब्तदाई बातचीत है और मुस्लिम लीग नवाज के ज़राए का ये कहना है कि इब्तदाई बातचीत होगी। आज अपने मुस्लिम लीग नवाज अपने मामलात सामने रखेगा, जबकि तहरीक जो MQM है वो अपने ऑप्शन सामने रखेगी। और ये मुलाकातें, 1-2 मुलाकातें मजीद होंगी। अगर कोई बात किसी लॉजिकल एंड की तरफ जाती है तो उस सूरत में ऐलान किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नवाज का और MQM का इत्तेहाद हो गया है कराची में और खुसूसन और सिंध के अंदर भी। लेकिन अभी इस मुलाकात के अंदर ये बड़ा ऐलान नहीं किया जाएगा। जैसे मुलाकात खत्म होती है तो उसके बाद डॉक्टर फारूक सत्तार का ये कहना है कि वो बाहर आकर बताएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से सिंध में भी इंतखाबी मुहिम चलाने का इरादा रखा गया है, तो इस हवाले से भी बात की जाएगी आज की मुलाकात में। बिल्कुल, इसके अंदर MQM के वफ्द के आने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ पर मॉडल टाउन सेक्रेटरीट पहुँच गए थे। उनके साथ ही शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह थे। खुसूसन जो कराची से जो लीगी वफ्द आया है जिसकी क़यादत बशीर मेमन कर रहे हैं, उनके साथ पहले मुस्लिम लीग नवाज की सिंध के अंदर इंतखाबी कैंपेन के हवाले से मुशावरत हुई, उनसे बातचीत की गई। और कुछ देर बाद यहाँ MQM का वफ्द आया, उसमें भी ये बात रखी जाएगी कि अगर इंतखाबी इत्तेहाद होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है, तो उस सूरत में MQM मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर सिंध के अंदर अपनी कैंपेन करेगी। खास तौर पर कराची के अंदर मामलात को देखा जाएगा। लेकिन ये जैसा कि मैंने को पहले बताया कि ये मामलात इब्तदाई सतह पर होंगे, इब्तदाई बातचीत होगी। इसके आगे भी 2-3 जो दौर होंगे मुलाकातों के वो होंगे, और उसमें जाकर ये मामलात फाइनलाइज होंगे कि MQM मुस्लिम लीग नवाज के साथ मिलकर इंतखाबी कैंपेन सिंध में करती है या नहीं करती। और बहरहाल अगर दोनों ऑप्शन में रखा जाएगा कि अगर MQM साथ नहीं मिलती तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद कराची जाएंगे, सिंध के दौरा करेंगे, और इसमें जो मुस्लिम लीग सिंध का जो वफ्द है उनको यह हिदायत कर दी जाएंगी आज कि वो अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है उसका आगाज कर दें और डोर टू डोर कैंपेन करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें। और अगर जो इत्तेहाद MQM से होता है या नहीं होता, दोनों सूरत में बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून सिंध का वफ्द लेकर अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो वो सिंध की सूरत हाल से मुतालिक बताएगी, मुस्लिम लीग नून की सिंध में जो पोजीशन है इस हवाले से। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे वो 10:30 बजे जाती उमरा से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट पहुंच गए थे। उनसे पहले जो बशीर मेमन अपने वफद के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पहुंचे, उनके साथ मरियम नवाज भी थी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शरीक थे। उस 1 घंटे से जो MQM के आने से 1 घंटा पहले जो मुलाकात हुई उसमें यही मामला तैयार थे कि अगर MQM से बातचीत होती है तो उस सूरत में सिंध में क्या ऑप्शन
इलेक्शन से मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो अगर इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट होती है तो उस सूरत में क्या लेन देन होगी, और जो इंतखाबी कैंपेन है वो किस तरह से चलाई जाएगी, डोर टू डोर कैंपेन का शुरू की जाएगी, ये तमाम चीज़ें उस 1 घंटे में तय की गई हैं। उसके बाद जब एमक्यू का वक्त आया तो इस वक्त ये मुलाकात तकरीबन आधे घंटे से जारी है, उसमें ये तमाम मामलात एमक्यू के सामने रखे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये लॉजिकल इस हवाले से आपसे मुसलसल अपडेट लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका शुक्रिया। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होना अच्छी बात है, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। 35 साल से सियासत में हूं, इन हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। कहा नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात हुई, बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं, मुलाकातें सियासतदानों की होना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। डायलॉग जारी रहना चाहिए, और आज मुल्क के मसाइल का हल भी ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, सियासतदान, अस्करी क़यादत और जो हमारी जुडिशियल लीडरशिप है, इनको बैठकर आगे के रास्ते का तयन करना पड़ेगा, वरना ये इलेक्शन आपको कुछ नहीं देगा। इलेक्शन मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। नाज़रीन, मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 100 इंडेक्स में 370 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है। 54,230 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा 286 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 287 रुपये है। तो अपडेट कर रहे हैं, इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से राशिद खान मजीद तफसीलात देंगे। जी राशिद। जी शुक्रिया। देखिए, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस के सेक्टर में और इसी तरह जो अमेरिकी कंपनी की जाने से अच्छी खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान में तेल और गैस से दखल करने के काम में जो है कारोबार में इंटरेस्टेड है। ये खबरें जो है मार्केट को ट्रिगर कर रही है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि कंपनियों के जो छह रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए हैं। उसके साथ शरह सूद मुस्तकिल तीसरी बार जो है वो बरकरार रखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगली मरतबा कोई कमी भी आ सकती है। उसके साथ जो मुल्क में इलेक्शन के हवाले से माहौल की सूरत हाल बढ़ रही है, तो ये तमाम जो ट्रिगर कर रहे हैं मार्केट को तमाम राशिद साथ रहेगा। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब बहुत मशकूर आपके वक्त। खाकान साहब, हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो एतमाद है वो बहाल होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट का बरकरार रहना है, इसके अलावा जो मुस्तकिल पॉलिसीज सामने आ रही हैं, ये वजह है मार्केट में बेहतरी की? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को तकवीत दे रही है वो पाकिस्तान में एक सर्टनटी होना है। सर्टनटी से मतलब है आपको पॉलिटिकल फ्रंट से एक सर्टनटी है कि 8 फरवरी को कंट्री जो है एक नए इलेक्शन साइकिल में जा रही है। इकोनॉमिक सर्टनटी IMF के वक्त पर आने से, यानी कि 2 नवंबर की बात हुई थी, तो वो 2 नवंबर को ही पाकिस्तान आ गए। और लाइकली एक इस वक्त जो लग रहा है कि मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि हम कंफर्टेबल तो हैं बट कॉन्शियस भी हैं इस चीज़ से कि हमारे जो सितंबर 30 के टारगेट्स हैं वो लार्जली मीट हो रहे हैं। सो ये हमें एक ऐसा कॉशियस कंफर्ट देता है कि हम उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे। फिर अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनीज देखें तो वो भी डिसेंटली गुड है, बावजूद इसके कि जैसे आपने जिक्र किया कि हमने एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी है और एक इंड्यूस्ड मैक्रो स्टेबिलिटी का एक स्लो डाउन है इकोनॉमी में, वो भी अच्छी है। बैंक्स की भी अच्छी है, फर्टिलाइजर कंपनीज की, पेट्रोलियम कंपनीज की, सोई गैस कंपनीज में जब कीमतें बढ़ी तो उनके हिस्से में एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है। फिर आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो इस वक्त कॉटन, राइस और व्हीट, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं वो डिसेंटली गुड कंसिडर की जा रही हैं, पिछले साल से बेहतर हैं। राइस में एक एक्सपोर्ट सरप्लस भी अवेलेबल है। कॉटन का मुल्क में होना जो है वो हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी नीड को कम करता है। 2 से 3 अरब डॉलर की लास्ट ईयर हमें कॉटन इम्पोर्ट करना पड़ी। कुछ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने जुलाई में और फिर अगस्त में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिखाए हैं कि थोड़ा सा जो रिवाइवल है, बहुत ही स्लो बट कुछ रिवाइवल जो है वहाँ पे दिखाई दे रहा है।
اگر آپ ان چیزوں کو سب جمع کریں تو یہ اکنامک تھوڑی سی سرٹنٹی جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. کچھ ایڈمنسٹریٹو میجرز نے پاکستان میں جن کو آپ اسمگلنگ کو روکنا, ہوڈنگ کو روکنا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ کام کرنا, یہ سب میجرز بھی جو ہیں انہوں نے روپے کی جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ موومنٹ اسٹرینتھنگ کی ہوئی, پھر دوبارہ کچھ ویکنیس ہوئی, اور ایسے ہی روپے کو موو کرنا چاہیے اگینسٹ کرنسیز. اور آخر میں بھی آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایک وہیکل FIFC جو ہے وہ کام کر رہی ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ پاکستان کو شو کیس کر سکیں ابراڈ. لیٹس ہوپ کہ وہ پاکستان کی وہ پروجیکٹس چاہے وہ ایگریکلچر میں ہو, مائنز اینڈ منرلز میں ہو, تو وہ اس پہ آگے بڑھ سکیں. بٹ ایٹ لیسٹ ایک خاقان صاحب, یقیناً اسٹاک مارکیٹ تو ہمیں بہتری کی جانب جاتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کا ایک دیرینہ مسئلہ ہے لیکویڈیٹی کرنچ کا, بیلنس آف پیمنٹس کا. ایک طرف ہم اسٹاک مارکیٹ میں بہتری دیکھ رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے اس کی اڑان پھر سے بڑھتی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, اور مستقبل میں ڈالر سٹیبلائز ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ یہ بات آپ نے بالکل درست سامنے رکھی ہے. پاکستان کی جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے آن دی بیلنس پیمنٹس, یہ ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ کو ہم پیرینیئلی دور نہیں کر پا رہے. شارٹ رن میں آپ دیکھیے کہ جب IMF کا پروگرام ہوا تو $8.7 بلین کے ریزروز تھے, آج 7.5 بلین کے ہیں. تو جولائی سے ہم نے 1.2 بلین کے قریب اپنے ریزروز پہ پیمنٹ کی وجہ سے بلیڈ کیا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب آپ اگر اس چیز کو سمجھیں کہ پاکستان کو اس پہ بہت محنت کرنی ہے, IMF سے $720 ملین, کمرشل فنڈنگ $3 سے $5 بلین, ہم بانڈ نہیں کر پائیں گے $1.5 بلین, تو وہاں پہ ایک شارٹ فال آئے گا. $9-10 بلین آپ نے جنیوا کے پیجز تھے, اس میں سے آپ کو ایک رقم جمع کرنی ہے. پروجیکٹ لونز ہیں, پروگرام لونز ہیں ملٹی لیٹرل سے, تو یہ سب کام ہونے والے ہیں. اب یہ کام جو ہے ہمیں ستمبر اکتوبر میں ایسا دکھائی دیا کہ جو انفلوز تھے وہ اس طرح نہیں تھے جو ہونے چاہیے. آنے والے دنوں میں لیٹس ہوپ کہ IMF پروگرام کے 710 سے یا $20 ملین جب آ جاتے ہیں تو باقی بھی جو لینڈرز ہیں وہ آگے بڑھیں گے, اور ہماری لینڈنگ بھی اور فائنانسنگ بھی جو ڈیٹ انسٹرومنٹس کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, پلس اگر کوئی نئی انویسٹمنٹ ہم اپنی ڈھونڈ پائے تھرو دی SIFC جو کہ ایک کام کر رہی ہے نان ڈیٹ فلوز پہ پاکستان کے لیے. ریکوٹیک پہ بات ہو رہی ہے, فردر سعودی عربیہ سے ریفائنری پہ بات ہو رہی تھی, ایگریکلچر پہ بات ہو رہی ہے. تو لیٹس ہوپ, آف کورس دس ٹیکس اے وائل کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ پاکستان کو شو کیس کرنا. اور دنیا میں بھی اس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, تو لوگ اس وقت فکسڈ جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں پیسے زیادہ رکھ رہے ہیں. بٹ ایک مومنٹم ہے جو ریفلیکٹو ہے ہماری اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کا, ہمارے انٹرنیشنل بانڈز بھی اسٹرینتھن ہے. سو اوور آل ان دا شارٹ رن اگر ہم اپنی لیکوڈیٹی کو کمفرٹیبل رکھ سکے ڈالر انفلوز پہ, تو جو روپے کی قدر ہے وہ ایک ایسے آرگینک ایکولیبریم میں رہے گی جس میں اس کو چلنا چاہیے. تھوڑا سا پڑے گی. خاقان صاحب, آپ JNN کو وقت دے رہے تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے سیکرٹری جنرل ECAP ظفر پراچا صاحب نے. پراچا صاحب بہت مشکور آپ کے وقت. پراچا صاحب, ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ مثبت سمت میں جاتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن وہیں دوسری جانب جو ڈالر ہے وہ بے قابو دکھائی دے رہا ہے. اب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ اس صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, مستقبل میں کیا اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے مارکیٹ میں مزید اسٹیبلٹی آئے؟ دیکھیے جناب, مارکیٹ میں جو اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ پازیٹیو ہے, لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تسلسل برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ وقتی ہو, لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ وقتی ہوگا, کیونکہ جو اسٹاک ایکسچینج کی جو کمپنیز ہیں ان سب کے ریزلٹس بہت بہترین ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس کی پرائز وائز والیوم دیکھیں تو وہ ابھی بھی کافی کم ہے, اور پاکستان میں کافی گنجائش ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے شیئر مارکیٹ میں وہ صرف اور صرف 0.20% ہے. 0.20%, ٹھیک ہے, 0.25% سے بھی کم, جبکہ دنیا میں دیگر جگہ یہ 20% کے قریب ہے. اس کے لیے اس میں ایک کم انویسٹمنٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لیک آف کانفیڈنس, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور اپنا پیسہ ضائع کر کے چلے جائیں گے.
तो हमारे यहाँ रेगुलेटरी जो मेयर्स हैं वो बहुत कम है, स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन करना आसान है। अगर लोगों का हम कॉन्फिडेंस ले आए तो 0.2% और 20% बहुत बड़ा फर्क है। तो इससे फिर आपके मुल्क की इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, टैक्स का निज़ाम ठीक हो जाएगा और आवाम भी खुशहाल हो जाएगी। अब दूसरी बात आ गई फॉरेन एक्सचेंज के लिए की मार्केट की मैं बात करूंगा। पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स लिए गए और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उनकी टीम ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। तमाम इलीगल बिजनेसेस में कार्टेल के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ, व्हाइट कॉलर क्राइम, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग। लेकिन अब हम 1-2 हफ्ते से देख रहे हैं कि क्योंकि उनकी तवज्जो कहीं और हो गई हमारी स्टैब्लिशमेंट की, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम है करने को और ये उनका काम नहीं है। जब इदारे काम नहीं करते तो उनको मजबूरन ये काम करना पड़ता है। तो अब हमने ये देखा है कि वापस जो हमारे इदारे हैं जिनका ये काम करने वाला है वो नहीं कर रहे। खास तौर पे जो अफगान रिफ्यूजीज जा रहे हैं उनकी शक्ल में स्मगलिंग बढ़ गई है, ग्रे मार्केट दोबारा से डेवलप हो गई है और ब्लैक मार्केट में 10 से 15 रुपए डॉलर का इजाफा हो गया है। एक्सचेंज कंपनीज ने पिछले दिनों $600 मिलियन इंटरबैंक में दिया है, जबकि हम IMF के पास $700 मिलियन के पीछे घूम रहे हैं। तो हमको ये चीजें ठीक करनी होंगी। अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल की तरफ ना चले जाएं। वैसे मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर हम अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लेंगे, यानी जफर साहब मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम उठाने की जरूरत है। जफर पराचा साहब GNN को वक्त दे रहे थे सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े बात करें कर्ज की अगली किस्त से पहले IMF के डू मोर मुतालबात। ट्यूबवेल सार्फिंग के लिए बजट सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। हुकाम ने सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ दे दी। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम पर 90 अरब खर्च होंगे। तजावीज़ आइंदा माह विफाकी काबीना को पेश किए जाने का इम्कान। 30 अरब विफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सार्फिन देंगे। वज़ारत तवानाई IMF और आलमी बैंक से सोलराइजेशन स्कीम पर मुशावरत करेगी। स्कीम पर अमल दरामद से आइंदा माली साल के बजट में ट्यूबवेल सार्फिन को बिजली इस्तेमाल के मद में सब्सिडी नहीं मिलेगी। IMF ने डिस्कोज, वज़ारत तवानाई और नेपरा के दरमियान ताउन और फैसलों पर जल्द अमल दरामद का मुतालबा भी कर दिया। निगरान हुकूमत की जानिब से कानून साजी के मामले पर सेनेट में माहौल गर्म। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि गैर मुंतखब लोग पार्लियामान की जानिब से की गई कानून साजी पर नजरसानी करना चाहते हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी है कि निगरान हुकूमत को कानून साजी की जरूरत पड़ गई। निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि रज़ा रब्बानी बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। आइन में लिखा है निगरान हुकूमत ज़िमनी कानून साजी कर सकती है, ताहम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। लेजिस्लेशन से केयर टेकर गवर्नमेंट का क्या काम है कि वो कवानीन जो नेशनल असेंबली और सेनेट और पार्लियामान ने पास कर दिए हैं उन कवानीन का ये जायजा लेंगे और फिर वो देखेंगे कि ये कवानीन दुरुस्त हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक केयर टेकर अनइलेक्टेड कैबिनेट कमेटी जो है वो ये कहती है कि हम कवानीन को देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में होते हुए कि आया ये कवानीन जो हैं ये इन अकॉर्डेंस टू द लॉ हैं या नहीं है, या आया पार्लियामान इस बात की मिजाज थी कि वो ये कवानीन को पास करे या ना करे। सबसे पहले तो इज्जत माब सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया, मेरी समझ और जो मालूमात मुझे दी गई है उसके मुताबिक वो उनकी कोई बुनियाद नहीं है। आइन और कानून निगरान हुकूमत को ऑर्डिनेंस प्ले करने से भी नहीं रोकता। रूल मेकिंग है या जो सब्सिडरी जो रूल मेकिंग है उसमें सिर्फ ये बात लिखी गई है कि जो भी हम करें वो आइन और कानून से बाला ना हो। MQM रहनुमाओं रऊफ सदीकी ने लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को अपनी जमात में शमूलियत की दावत दे दी। कहते हैं MQM ही वाहिद सियासी तहरीक है जो मुतवस्सत तबके पर मुश्तमिल और उनकी नुमाइंदा है। तज़ीक आमेज़ मुकदमात बनाए गए झूठे बेबुनियाद तमाम मुकदमात में हाई कोर्ट तक से तो हम बाइज्जत बरी हुए हैं। तो
تو معافی وافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مقدمہ چلائے اور اس کے اوپر فیصلہ کرے آقا الانصاف. شاہد خاقان عباسی صاحب سے عدالت میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ بھی اسی طرح ملزم ہیں جس طرح ہم ہیں. تو میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ وہ آنا چاہیں تو ایم کے ایم میں آئے. یہ مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کی یہ واحد جدوجہد ہے جو پاکستان کے اندر ایک بڑا انقلابی پروگرام رکھتی ہے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے حکام کو مجوزہ انتخابی شیڈول کی تیاری کی ہدایت کر دی. عام انتخابات کا شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان ہے. انتخابی فہرستوں کی تیاری بھی آخری مراحل میں ہے. الیکشن کمیشن نے حکام کو مجوزہ انتخابی شیڈول کی تیاری کی ہدایت کر دی. عام انتخابات کا شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہونے کا امکان ہے. انتخابی فہرستوں کی تیاری بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اس پر بات کریں گے عاطف بٹ سے. عاطف بٹ بتائے گا. جی, الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کا شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کے بعد یہ شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے حکام کو مجوزہ انتخابی شیڈول کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے. الیکشن کمیشن میں اس وقت انتخابی فہرستوں کی تیاری آخری مراحل میں ہے. نومبر میں آر او کی تعیناتی, حلقہ بندیوں کی اشاعت, ووٹر فہرستیں اور پوسٹل ٹرانسفر جو ہے وہ مکمل کر لی جائے گی. انتخابی شیڈول کے ساتھ انتخابی فہرستیں منجمد اور پوسٹنگ ٹرانسفر پر پابندی عائد ہو جائے گی. اور وفاق اور صوبوں میں ابھی کافی زیادہ ٹرانسفر پوسٹنگ باقی ہے. جس طرح اسلام آباد میں آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر کا حکم دیا گیا ہے, لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے. اس سمیت ملک میں ابھی کافی زیادہ پوسٹنگ ٹرانسفر جو ہیں وہ باقی ہیں. تاہم الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کے مطابق 54 دن کم از کم 54 دن کا انتخابی شیڈول جاری کرے گا. جی, عاطف بٹ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی. بشیر میمن کو مسلم لیگ نون صوبہ سندھ کا صدر جبکہ شاہ محمد شاہ کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کر رہے ہیں عام خبر کے حوالے سے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی. بشیر میمن کو مسلم لیگ نون صوبہ سندھ کا صدر جبکہ شاہ محمد شاہ کو نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے. تو آج کی بات کریں تو آج ایم کے ایم کے وفد کی خاص ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقات میں دیگر امور پر گفتگو کی گئی. اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبہ سندھ میں بڑی تنظیمی تبدیلی. اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گی مہوش سہیل. جی مہوش, بتائیے گا. جی بالکل, صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف نے بشیر میمن کو مسلم لیگ نون صوبہ سندھ کا صدر بنا دیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے شاہ محمد شاہ مسلم لیگ نون کے نائب صدر سندھ کے مقرر کیے ہیں. دونوں تقرری سے متعلق باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اور مسلم لیگ نون میں شمولیت کے بعد بشیر میمن کو 29 ستمبر کو استقبالیہ کمیٹی سندھ کا کنوینر بنایا گیا تھا. یہ استقبالیہ کمیٹی نواز شریف کے 21 اکتوبر کو استقبال کے لیے صوبے سندھ کے لیے تشکیل دی گئی تھی. جی, بہت شکریہ مہوش.